पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। आतंकियों और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लेकिन जिस तरह से सेना प्रमुखों और देश के रक्षा मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। बस कुछ घंटों का इंतजार, पाकिस्तान पर होगा बड़ा प्रहार। पीएमओ में बहुत बड़ी बैठक, कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हर हलचल पर इस वक्त दुनिया की नजर है, क्योंकि बीते कुछ घंटों से जिस तरह से देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीडीएस और पीएमओ एक्टिव हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके तूफान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। गुजरे 24 घंटों पर नजर डाली। चीफ ऑफ डिफेंस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात की। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आश्वस्त है। पहलगाम के बाद मोदी जी ने स्वयं देशवासियों को भी आश्वासन दिया। स्वयं वो हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इसलिए बैठक करने का इसके पीछे ये भी विचार था कि ये कठुआ और उधमपुर बेल्ट में कुछ एक दिनों से इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारा एक जवान यहाँ पर शहीद भी हुआ और कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि यहाँ पर भी आतंकी इन पहाड़ों में घूम रहे हैं। यहाँ टोपोग्राफी थोड़ी सी कठिन है। बैठकों का ये दौर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी एक मुलाकात ने पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के शीर्ष राजनयिक के बीच, यानी घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए अनहोनी की आशंका आकार लेती जा रही है। क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, उसने न सिर्फ लोगों का नरसंहार किया, बल्कि भारत की अस्मिता को भी छलनी करने की कोशिश की है। तो पाक फौज का नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पीओके के गांव में आम नागरिकों को बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तान अब इन मासूमों को ह्यूमन शील्ड की तरह से इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। खुफिया रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निर्दोषों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब। सरहद पर गांव वालों को बनाया बंधक। ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है पाकिस्तान। पीओके में मासूमों को बनाया ढाल। पाकिस्तान के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस नई साजिश के तहत युद्ध की आशंकाओं ने पाकिस्तान को इस कदर डरा दिया है कि उसने
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास के गांवों के लोगों को बंधक बना लिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पलटवार की संभावनाओं के चलते पाकिस्तानी सेना ने अपनी तैनाती में भी इजाफा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सेना ने गांव वालों को बंधक बना लिया है। खबर है कि यहां के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग सुरक्षित इलाके की तलाश में अपना गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज उन्हें जाने नहीं दे रही है। कई गांव की हालात ऐसी ही बताई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की तरफ से इन गांव के बीचों बीच अपनी नई मोर्टार पोजीशन तैयार की जा रही है। साथ ही कई नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं, जबकि आम गांव वालों के लिए बंकर भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है। 4 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उससे पहले रोज छोटे हथियार नहीं बड़े हथियारों से फायरिंग की जाती थी, जिसमें आर्टिलरी गन भी शामिल थी। लेकिन भारतीय सेना ने इस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी गन पिट और मोर्टार पोजीशन को गांव के बीच स्थापित करना पड़ा। पाक सेना की साजिश थी कि भारत के पलटवार से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचे और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को बदनाम कर सके। साल 2020 में तो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक साल में 3500 से ज्यादा बार गोलीबारी की थी। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि भारतीय सेना ने गांव वालों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत ये है कि उसने अपनी गन पिट गांव में ही बनाई थी। जहां से एक फायर आता तो भारत की तरफ से 2 फायर किए जाते। दरअसल लॉन्च पैड कोई स्पेशल इलाका नहीं होता, बल्कि एलओसी के पास 500 से 700 मीटर दूर कोई गांव का घर हो सकता है, जिसे एलओसी पार करने के लिए चुना जाता है। लॉन्च पैड पर भेजे जाने से पहले पाकिस्तान सेना के पोस्ट पर जब आतंकियों को भेजा जाता है तो वहीं पर रहकर आतंकी रेकी करते हैं कि किस जगह से घुसपैठ की जा सकती है। एलओसी पर जो भी गांव हैं, उनमें बहुत ज्यादा घर नहीं होते और जिस जगह से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देना हो, उसके पास के घर को ही चुना जाता है। यही वजह है कि अगर भारतीय सेना किसी भी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक या क्रॉस बॉर्डर रेड किसी भी लॉन्च पैड पर करती है तो स्थानीय नागरिकों की जान को खतरा हो जाता है और गांव वालों को ढाल बनाकर पाकिस्तान अपना यही मकसद सिद्ध करना चाहता है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से ये कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है और पाकिस्तान के गृह मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब युद्ध है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी भारत को लेकर लगातार बैठक चल रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत के दुश्मनों को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो किया उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी और वो भी सजाए मौत मिलेगी। कुपवाड़ा के पास एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसका उसे जवाब भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान ने 600 गोलियां चलाई तो भारत ने इसके जवाब में 1300 राउंड फायर कर दिए। यानी पाकिस्तान को एलओसी पर जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हर अटैक के बदले डबल काउंटर अटैक हो रहा है।
जमीन पर हो रहे एक्शन के बाद अब आसमान और समंदर में भारत के तेवर देख लीजिए, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर और पठानकोट से लेकर अरब सागर तक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एलओसी से लेकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और साथ में अरब सागर तक हाई अलर्ट है। भारत के सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं। एलओसी पर भारत की फौज अलर्ट है। पंजाब और राजस्थान सेक्टर में बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और S-400 जैसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी अब 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। भारत की टैंक रेजिमेंट भी अखनूर से लेकर गुजरात तक वॉर मोड में आ चुकी है। इस वक्त एयरफोर्स में 2 जहाज बहुत एक्टिव हैं और वो हैं सुखोई 30 MKI और राफाल, जो भारत के फ्रंटलाइन फाइटर माने जाते हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाला एजेंडा फेल हो चुका है। नौसेना ने अपनी फायर पावर दिखाकर बता दिया है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो कभी नहीं होगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म के नाम पर खेले गए खूनी खेल के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट नजर आ रही है। अमेरिका से लेकर के कनाडा तक लोग आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत से पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एकजुट। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन। पेरिस से लेकर लंदन तक पाकिस्तान का विरोध। पाकिस्तान परस्त आतंक के खात्मे की मांग। आज मन है विश्वास, पूरा है विश्वास। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के नाम पर जिस तरह से आतंक फैलाया, उसने इस धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया है। भारत में हुए आतंकी हमले के विरोध में लंदन से लेकर पेरिस तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग हो रही है। पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, लंदन में लोगों ने आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद के खिलाफ भारतीय प्रवासियों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने पहलगाम हमले को लेकर जमकर भड़ास निकाली और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भी हिंदुओं पर हो रहे आतंकी हमले को लेकर प्रवासी भारतीय एकजुट नजर आए। पहलगाम आतंकी हमले में लोगों ने हिंदुओं को धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने का विरोध जताया और इसे दुनिया भर के हिंदुओं के लिए सबसे मुश्किल वक्त बताया। जम्मू कश्मीर में ये पहला हादसा ऐसा नहीं है आतंकी जो पाकिस्तान ने कराया हो। ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं। ऐसी बहुत से बार प्राणकोट, डड्डीकोट में, राजौरी के डांगरी में, जहां पर हिंदुओं की शिनाख्त करके उनको पहचान के सिलेक्टिव टारगेटिंग की गई है। जैसा पहलगाम में हमने देखा कि उनको कहा गया कि आप बताइए आप कौन से धर्म से हैं। ये चेक किया गया कि वो कौन से धर्म से हैं। उनको कुछ कुछ पढ़ने के लिए बोला गया। तो ये जो हो रहा है इसके खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। कश्मीर वादी से ऑलरेडी कश्मीरी हिंदू पलायन कर चुके हैं और जम्मू संभाग से जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बहुत से आतंकी हमले हुए हैं। यहाँ लंदन में जो इंडियन डायस्पोरा आज इसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए खड़ी हुई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी
पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। एफिल टावर के सामने सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन में पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने धर्म के आधार पर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का विरोध किया और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। साथ ही दुनिया से भी मांग की गई कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। पाकिस्तान को एक गल भूलनी नहीं चाहिए कि जिस दिन हिंदुस्तान आर्मी जड़ी अपनी मर्यादा के बीच रही है, जिस दिन अपना मर्यादा उन्होंने खोदी तो करे कुछ के मारांगे, एक नू मारांगे, कली फौज नहीं साड़ी एक बच्चा। तो के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब यही होगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझाया जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल लो, कहीं ये न हो कि विनाश मुंह खोल के जो बैठा है उसमें आप और हम सब चले जाए। लंदन में ही भारतीय समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारतीयों के साथ ही यहूदी समाज के लोग भी शामिल हुए और लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल के झंडे एक साथ लहराए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। उनको उसी की भाषा में जवाब दे और मोदी सरकार या फिर देश का कोई भी नागरिक जो भी है वो हम लोग 100% उनके साथ हैं। लंदन की तरह ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, स्पेन के बार्सिलोना और फिनलैंड के हेलसिंकी में और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लोग एकजुट नजर आए। तीनों देशों में प्रवासी भारतीयों ने न केवल प्रदर्शन कर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, बल्कि भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग भी की। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कनाडा के टोरंटो में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में भारतीय झंडे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में इजराइल के लोग भी भारतीयों के समर्थन में शामिल हुए और इजरायली झंडे लेकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताया। मातरम, मातरम, मातरम। तो वहीं भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन यानी कि राफाल एम की 63,000 करोड़ रुपए की डील होने जा रही है। भारत फ्रांस से परमाणु बम दागने वाले 26 राफाल एम फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और ये विमान भारत के नेवी बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। भारत आ रहा है समंदर का बाज। भारत के समंदर में दुश्मन का काल। समंदर में टारगेट सेट, 52,000 फीट से अटैक। भारत के पास राफाल का एडवांस वर्जन। अब समंदर में गरजेगा राफाल एम। पहलगाम में नापाक हरकत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हिंदुस्तान के दुश्मन भारत के नए बाज से कांप रहे हैं। भारत अपने भरोसेमंद साथी फ्रांस से राफाल एम लेने जा रहा है। भारत को जल्द फ्रांस से 26 राफाल एम मिलने जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों में सबसे ज्यादा दहशत इस बात से है कि भारत राफाल मरीन के विमानों की तैनाती अपने ताकतवर युद्धपोत में से एक INS विक्रांत पर करने जा रहा है। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन फाइटर जेट्स में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इनमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। राफाल एम की डील में सबसे बड़ी बात यह है
जबकि फ्रांस से जो डील है उसमें भारत को वेपन सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी मिलने जा रहे हैं। 50.1 फीट लंबे और 15,000 किलो वजनी दुश्मन के इस काल यानी राफाल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम हैं। ये फाइटर जेट पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष राडार से लैस है। खास बात यह है कि राफाल एम में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11,202 किलोग्राम फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी है। यानी राफाल मरीन राफाल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। राफाल एम को खतरनाक बनाने की सबसे बड़ी वजह है इसकी हथियार की क्षमता। राफाल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जबकि राफाल स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियारों से वार करने में सक्षम है। राफाल का रडार स्टैंडर्ड है, जबकि राफाल एम के रडार सिस्टम को नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है। अभी तक भारत के पास जो राफाल है उसके विंग नॉन फोल्डेबल हैं, जबकि राफाल एम के विंग्स फोल्डेबल हैं। राफाल का स्टैंडर्ड एयर फ्रेम है, जबकि राफाल एम को एयरक्राफ्ट करियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफाल एम में टेल हुक मौजूद है, जबकि अभी जो भारत के पास राफाल हैं उसमें टेल हुक नहीं है। राफाल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है। ये उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हाई पॉइंट्स हैं। फाइटर जेट के हथियार लोड करने के बाद उसके लैंडिंग और टेक ऑफ में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन राफाल एम की खास बात यह है कि ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफाल एम की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। राफाल एम फाइटर जेट से जल, थल और वायु में सेना की पकड़ और मजबूत होगी। यही वजह है कि राफाल एम की धमक ने दुश्मनों को खौफजदा कर रखा है। और चलिए अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तीखा निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज चाहते हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ तमाम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जाए और पाकिस्तान की बात मान ली जाए। कांग्रेस अब पाकिस्तान के लिए बेशर्म वकालत कर रही है। Pakistan's word should be accepted that it is not involved in Pahalgam. It can be a situation that gunmen, terrorists, they sometimes go berserk. They don't remain what you call steadfast. तो उधर सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वेडिटिवार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पहला काम पाकिस्तान को डिफेंड करने का किया। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने 26/11 के वक्त कहा था कि हेमंत करकरे पाकिस्तानी गोली से शहीद नहीं हुए थे। कोई शक नहीं है कि भारत के लोग विपक्ष को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क मानते हैं। उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग हो रही है। फायरिंग के बीच सीमा के करीब बसे गांव में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े एक्शन की आशंका से स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों में बने बंकरों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बंकरों को रिपेयर करवाया है।
पहलगाम में हुए अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत ज्यादा तनाव है। यहां पर लोगों को लग रहा है कि कभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया जा सकता है और जंग छिड़ सकती है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस जगह पर हूं जो भारत के साइड से आखिरी गांव है। ये तिल्लावारी का इलाका है और जो घर आप देख रहे हैं ये आखिरी गांव है यहां से, और इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो जो आप माउंटेन देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया है और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट लगे हैं। यानी इस इलाके में आमने सामने है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना। चूंकि जब भी सीज फायर वायलेशन होती है और इंडियन आर्मी की तरफ से रिटालिएशन की जाती है, और उस शेलिंग में आज तक इस गांव में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जब से भारत ने साफ कर दिया कि पहलगाम अटैक का बदला लिया जाएगा, तब से लग रहा है कि बादल मंडला रहे हैं जंग के। और इसी बीच जो यहां पे लोगों ने खुद बंकर बनाए थे उन्होंने वो खोल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, बंकरों को साफ कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक बंकर बना है, अंडरग्राउंड बंकर है, क्योंकि जब शेलिंग होती है तो लोगों को यहां ही रहना पड़ता है। मैं इस बंकर के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बंकर साफ किए गए हैं। मैं अपने विजय से कहूं कि थोड़ा जल्दी आए और ये पूरा हाल दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ये बंकर है, सफाई की है, ताजा सफाई, ये देख सकते हैं आप, ताजा सफाई की है लोगों ने। और ये अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं। ये वाला बंकर जो है, ये जो इनका मकान है ये इन्होंने खुद बनाया है। काफी जगहों पे कम्युनिटी बंकर गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और जब शेलिंग होती है तो इन्हीं बंकरों में लोगों को रहना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, यानी ये पूरा अंडरग्राउंड बंकर है। और अगर कोई भी रॉकेट गिरता है, कोई भी मोटार